आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 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 बार बार सुनते हैं, लेकिन कब होगा इसको लेकर बार बार तारीख मिलती है। एक बार फिर हलचल तेज है। राज्यपाल से मुलाकात, संगठन अध्यक्ष से मुलाकात, महामंत्री से मुलाकात, संघ के दरबार में हाजिरी, इन सब के बाद अब ये कहा जाता है कि हाईकमान से भी होगी मुलाकात, उसके बाद बनेगा मंत्रिमंडल। लेकिन मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट के साथ एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं, सरगर्म हो गई, और राज्यसभा चुनाव में किसी तरह का कोई उलटफेर ना हो जाए, ये भी दोनों दलों के बीच में आशंका की वजह बनी हुई है, सबब है। इन सब के बीच चर्चा है एक बार फिर कि जून के पहले सप्ताह में, कहा तो ये तक जा रहा है कि 1 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बहुत देर कर दी थी 5 मंत्री बनाने में, मतलब मंत्रिमंडल गठन करने में। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। अब एक बार फिर देर हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। कहा यह जाता है कि बड़े सौदे किए हैं उन्होंने, लेकिन जाहिर है उन्होंने अपनी विधायकी दांव पर लगाई है, अपना राजनीतिक दल से निष्ठा दांव पर लगाई है, और एक बार फिर वो मंत्री बनने की चाह रखते हैं। उनमें से 6 तो मंत्री थे, जिसमें से 4 अभी भी वनवास झेल रहे हैं, और 4 और मंत्री बनने की चाह में है। कहा यह जाता है तय यही हुआ है। लेकिन चलिए देखते हैं कब तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कब तक ये गठन होता है, और क्या टालना शिवराज सरकार के लिए मुफीद है, या ज़्यादा टालना कोई अन्य तरह की सियासी उठापटक की वजह भी बन सकता है। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, सिंधिया खेमा विचलित है, और बीजेपी के अंदर खेमे से भी इसे बनाओ, इसे ना बनाओ, मुझे बनाओ जैसी कई चर्चाएं हैं। कोई अपनी वरिष्ठता दिखा रहा है, कोई अपनी निष्ठा दिखा रहा है, और कोई अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में भी जिक्र कर रहा है। इन सब के बीच मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, गठन से आशय मेरा विस्तार है, कब होगा, इस पर कयास जारी है। यही हमारा आज का विशेष, शिवराज का महाराज मंत्रिमंडल। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। में गवर्नर हाउस परिसर में रह रहे 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर भी कोरोना का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये भी है कि कोरोना संकट में जहां
शिवराज सिंह चौहान अपने नैनो मंत्रिमंडल को लेकर प्रदेश को संभाल रहे हैं। ऐसे में क्या राजभवन में कोरोना को लेकर फिर कहीं मंत्रिमंडल विस्तार न टल जाए, या फिर क्या नया तरीका अपनाया जाएगा, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कराया जाए। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। राज्यसभा चुनाव तो है ही, इसके साथ साथ राजभवन में भी कोरोना संक्रमित मिला है और अब इस संक्रमण और इन सारी परिस्थितियों के बीच एक बार फिर नए सिरे से कवायदों की चर्चा है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। ब्रजगोपाल लोया, क्या लग रहा है कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? बहुत उम्मीद की लगाई हुई है लोगों ने, बहुत लंबे समय से लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लॉकडाउन में हम किस तरह उसे कर सकते हैं, नियमों का पालन करते हुए किस तरह से कर सकते हैं, उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आप बहुत मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वे किसे मंत्री बनाएंगे, किसे मंत्री नहीं बनाएंगे, किसको कौन सा विभाग देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और उस विशेषाधिकार के तहत ये वे तय करेंगे। परंतु हम एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी सभी साथियों से चर्चा कर रहे हैं, संगठन से चर्चा कर रहे हैं। सबसे चर्चा के उपरांत जो अभी मंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद जो क्रीम निकल कर आएगा, वो क्रीम मध्य प्रदेश को ऐसा लुब्रिकेशन देगा कि हम बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश इस कोरोना संकट में भी तेजी से आगे बढ़ सके और हम समृद्ध मध्य प्रदेश की जो कल्पना है, वो समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना हम पूरी कर सके। फिरोज सिद्दीकी, क्या कहेंगे आप? कैसे देख रहे हैं आप इस सारी तरह की चीजों को? रिजवान जी, एक अनार और 100 बीमार, ये कहावत तो चरितार्थ हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात यह है कि तारीख पे तारीख ये इतिहास रच दिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। अकेले मुख्यमंत्री रहने का भी इतिहास रच दिया उन्होंने, और उन्होंने इतिहास रच दिया कि एक नैनो मंत्रिमंडल, जब संकट की घड़ी थी प्रदेश में, लोक संकट की घड़ी आज भी है कोरोना, जब घड़ी थी उस समय मध्य प्रदेश जो था वो एक बड़े नैनो से मंत्रिमंडल के साथ काम कर रहा था, जिसमें श्रम मजदूरों की समस्या थी लेकिन श्रम मंत्री नहीं था, किसानों की समस्या थी तो जो संबद्ध कृषि है हमारी, पशुपालन मंत्री नहीं है, मत्स्य पालन मंत्री नहीं है, उद्यानिकी मंत्री नहीं है और वित्त मंत्री नहीं है। बहुत सारी जो समस्याएं थी वो मध्य प्रदेश में थी। और जैसा कि लोया जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चयन करेंगे मंत्रियों का कि जो मंत्री जो है प्रदेश को समृद्धशाली बना सके और प्रदेश में एक टीम बना सके, तो ये कांग्रेस का जो कांग्रेस युक्त जो मंत्रिमंडल बनेगा, इस युक्त मंत्रिमंडल में हमें देखना पड़ेगा कि कितने लोग इसमें जो है प्रदेश की सेवा कर पाते हैं। क्योंकि अभी तो लोया जी भी खुद इस स्थिति में नहीं है कि जो सिंधिया जी का जो खेमा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब 1/3 जो है कांग्रेस युक्त होने वाली है, हो ही गई है वो 1/3 कांग्रेस युक्त। 10-11 तो विधायक हैं जो कांग्रेस की पूर्णता पृष्ठभूमि से है, तो अब मंत्रिमंडल भी कांग्रेस युक्त हो जाएगा कि 1/3 मंत्रिमंडल है। हम तो चाहते हैं, कांग्रेस तो मांग करती है कि शिवराज जी जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल बनाए। पहले ही बहुत देर हो गई, पहले ही बहुत कष्ट, बहुत सारी समस्याएं जो प्रदेश के सामने है। अब जनता ने भले आपको जनादेश नहीं दिया था, जनता के जनादेश से आपकी सरकार नहीं बन रही, लेकिन चूंकि अब सरकार आ गई है, एक संवैधानिक तरीके से आ गई है, जो भी संविधान में प्रावधान है, तो अब आपको मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। 5 लोगों की जो है वो कैबिनेट नहीं होती, असंवैधानिक है, 12 लोगों की कम से कम कैबिनेट होना चाहिए और लोगों के हितों में निर्णय हो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है ये भी प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा। किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसानों की गेहूं तुलाई को लेकर समस्याएं हैं जो नहीं हो रही है, किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों की फसलें खराब है, जो हमारी बड़ी आबादी है, जो मजदूर किसान है। फिरोज सिद्दीकी, कृषि मंत्री तो है, आप कह रहे हैं काम, आप देखिए, आप कह रहे हैं मंत्री ने इसलिए काम नहीं हो रहा, लेकिन कृषि मंत्री तो है। हाँ है, लेकिन काम आप देखिए, वित्त मंत्री नहीं है,
शराब ठेकेदारों की बैठक जो है वो गृह मंत्री ले रहे हैं, ये स्थिति है। आप पशुपालन मंत्री नहीं है, जबकि जो सबसे ज्यादा अभी बुरी हालत है वो हमारे पशुपालक किसानों की और अपने बागवानी वाले किसानों की ये प्यास सड़ रही है। मतलब कुछ भी कहा जाए तो सरकार की कोई दशा दिशा दिख नहीं रही कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जो सरकार कोरोना से अपने मंत्रालय को नहीं बचा पाई, जो सरकार महामहिम राज्यपाल का राजभवन नहीं बचा पाई कोरोना से, लॉकडाउन के आज 60 दिन से ज्यादा हो गए और जो है प्रदेश में निरंतर कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अगर नंबर्स की संख्या की बात करें तो संख्या ही अकेली नहीं, साथ में उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है कि वो है ना 2 जिलों से शुरू हुआ, आज 48 जिलों में पहुंच गया। तो पूरी तरीके से जब अभी फ्लॉप है सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि शायद अच्छी। मैं एक बार फिर लौटूंगा। नहीं, देखिए समस्याएं तो बहुत सारी रिजवान भाई, सतत समस्या ही समस्या है। जो तरीके से सरकार बन पाई है, जिन शर्तों के साथ सरकार बन पाई है, जो सौदेबाजी पहले हुई थी, तो सौदों को निभाने का वक्त है ये। जहां जरा सी भी चूक होती है, कहीं आप चूकते हैं तो कई सारी कठिनाइयां पैदा होनी। फिर ना केवल जो कांग्रेस के छोड़कर जो सरकार वहां कमलनाथ की सरकार को गिराकर आपके खेमे में आए हैं, उनसे जो वादे किए थे उनको पूरा करना है। फिर आपके अपने खेमे में बहुत सारे लंबी फहरिस्त है जिसमें किसको छोड़े किसको लें, बहुत सारे पशुपेश हो गए। मैं नहीं मानता कि इस बार शिवराज सिंह चौहान फ्री हैंड है। ये बिल निश्चित तौर पे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, लेकिन जब पहली बार जब उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक छोटा सा जो एक नैनो कैबिनेट जब बना और 5 मंत्री दिए गए, तो उसमें शिवराज जी की लाचारी मजबूरी स्पष्ट तौर पर नजर आई। कमल पटेल जैसे उनके घनघोर विरोधी को उन्हें लेना पड़ा। ये दर्शाता है कि इस बार वो शिवराज नहीं है जो पिछले 3 बार में हुआ करते थे। इस बार अलग स्थितियां हैं, अलग चीफ मिनिस्टरशिप उनके सामने जो तमाम जो चुनौतियां तो है ही हैं, लेकिन जो इन हाउस की जो चुनौतियां हैं वो अपनी जगह। तो अब ये चुनना, इसको देखना कि कैसे हम सामंजस्य बनाए, ये सरकार को आगे आके कठिनाई ना। जिस द्वंद में कमलनाथ फंसे थे वो बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, जिसके कारण उनकी सरकार गई, हर चीज में लिंगर ऑन करते रहे चीजों को। तो यार ये लिंगर ऑन करना भी नहीं चल पाएगा। अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। निश्चित तौर पर कोरोना आपके सामने था, तो कोरोना ने आपको बहुत दिनों तक बचा लिया। आपने कुछ 1.25 महीने के आसपास बाद 5 मंत्रियों को लिया, अब फिर करीब महीना भर के आसपास हो चुका है, मतलब 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो वो सब्र का बांध जिन लोगों का, जैसा जो भी ये साथीगण कह रहे थे कि खासकर कांग्रेस की ओर से जो संकेत आए थे कि जो गए थे, जिन्होंने जिन अपने मंत्री पद त्यागे थे, विधायकी को दांव पर लगाया था, आपने खुद ने भी रिजवान भाई कहा कि वो निष्ठाएं छोड़कर आए, तो उनकी अपनी कहीं ना कहीं, फिर अभी चुनाव में आपको जाना है, उपचुनाव आपको लड़ना ही लड़ना है, निकट बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो उपचुनाव उसकी तिथियां जल्दी डिक्लेयर होंगी, तो हमको वो दिखाना भी है, परफॉर्मेंस भी देकर दिखाना है। तो द्वंद पशुपेश दोनों और है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह के पास है, बीजेपी संगठन के पास है, और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो उन विधायकों, पूर्व विधायकों के पास अपनी कठिनाई है, मंत्री पद उन्होंने दांव पे लगाया। तो कैसे क्या सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे होगा, ये सारी की सारी एक द्वंद्वता चल रही है और इन सब के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास है। लेकिन अभी जो एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लिंगानुपात होता रहा वो, और अब कोरोना राजभवन में भी निकल आया, तो कहीं ऐसा ना हो, शंका कहीं ऐसा ना हो, एक शक शुबा जो होता है कि वो कहीं आड़े ना आ जाए, तो वो भी है। लेकिन हाँ, अब जल्द से जल्द शिवराज जी को अपनी कैबिनेट का विस्तार और अपने लोगों को जो जिनसे जो वादे थे पूरे करने होंगे। रिजवान जी, इसको एक बार और मैं समझना चाहूंगा। ब्रज गोपाल कह रहे हैं मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। आपको लगता है यहाँ कोई विशेषाधिकार बचा है? यहाँ तो बहुत ढेर सारी अपेक्षाओं के साथ मंत्रिमंडल गठन के पहले, सरकार के गठन के पहले बहुत ढेर सारे समझौते हैं। जाहिर है उसमें गुप्त है और बहुत से तो सार्वजनिक भी हो गए। 10 लोगों को सिंधिया खेमे या उन लोगों को बनाना है जो कांग्रेस से गए हैं, उनमें 10 लोगों को बनाना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में कैसे, और उन सब लोगों को जो रणनीति में शिवराज सिंह चौहान के साथ शामिल थे, बीजेपी के साथ शामिल थे, नरोत्तम मिश्रा के साथ शामिल थे, अब उन सब लोगों को भी कैसे शामिल करना पड़ेगा बहुत, इसलिए कि उसमें से वही सब लोग रुक गए जिन्होंने बड़ी कीमतें चुकाई थी, या नेता प्रतिपक्ष थे जो, या जो इस्तीफे लेकर आए थे, सब वो भी नहीं बन पाए थे पिछले बार। नहीं, मैंने रुजवान भाई वही चीज कही कि आपने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी आपकी अपेक्षाएं आपसे बहुत सारी। सिंधिया जी ने जो पूरा का पूरा टर्न डाउन किया, जिस तरीके से सरकार गई, बीजेपी लौटी, तो वो जो वहां जो सौदेबाजी हुई
उन सौदों को अब पूरा करने का वक्त है। वो बड़ी लंबी फहरिस्त है। वो 6 तो मंत्री थे, 2 आपने बना दिए, 4 को आपको उनको बनाना ही बनाना है। बाकी भी जो लोग आए हैं उनमें भी बहुत सारे चेहरे ऐसे, चाहे वो बिसाहू लाल सिंह हो, चाहे अदल सिंह कंसाना हो, चाहे दत्ती गांवकर हो, या और भी ऐसे लोग हैं जो पूर्ण अपेक्षा रखते हैं कि उनको यह मौका मिलेगा। हरदीप सिंह डंग है। फिर आप अगर ध्यान दीजिए तो वो प्रदीप जायसवाल का वो बयान याद कीजिए कि हम तो सिर्फ कमलनाथ के साथ है, सरकार यदि बदलेगी तो मैं भी बदल जाऊंगा। तो वो भी अपने कहीं ना कहीं एक, और आपको नंबर गेम जो है, नंबर गेम आपको अभी बार बार, अभी जब अब देखिए वो वक्त भी आ रहा है जब आपको विधानसभा में अपना बजट को पास कराना है। आपने अभी ऑक्सीजन पर आप चल रहे हैं, आपने जो एक टेम्पररी जो बजट हुआ था उसको भी पारित कराना है, तो आपको नंबर गेम में बहुत मजबूत होना होगा। तो आप भले ही अपने लोगों को छोड़ें, लेकिन समस्या वही कि अपनों को छोड़ेंगे, चाहे जैसे आपने नाम लिया वो गोपाल भार्गव छूट गए, भूपेंद्र सिंह छूट गए, जिन्होंने पूरे के पूरे इस गेम प्लान में बहुत संजीदा भूमिका अदा की थी, बहुत पूरे के पूरे प्लान को एक अंजाम तक पहुंचाया था। ऐसे चेहरे, ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे, वो संजय पाठक हो, तो उनकी सबकी अपनी अपेक्षाएं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा कठिनाई यह है कि किसको छोड़ेगा। अच्छा, आपके पास में सीमित है, 35 से ज्यादा आप बना नहीं सकते हैं। शिवराज जी समेत 6 अभी हैं। इट मींस 29 लोगों के 29 नंबर ही आपके पास बचता है। 29 में भी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने भी देखा, रिजवान जी कहा कि राज्यसभा भी सामने खड़ा हुआ है मुंह बाय, तो आपको कहीं ना कहीं लॉलीपॉप के लिए कि अभी देखिए 6 पद खाली, हम आपको लेंगे, जो बाद में नंबर एक खेल होता है। तो इन सबके बीच में पूरी की पूरी किस तरीके से जमावट होगी, कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। रिजवान जी, क्या लगता है इसमें भी कोई स्टैंड बाय अंदाज में होगा कि भाई इतने महीने तुमको बन जाना है, इतने महीने तुम बन जाना, ऐसा भी कोई फार्मूला निकल सकता है? देखिए ये भी एक लगता नहीं है। जिस तरीके के लोग हैं, आप 6 बार के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, चाहे आप उधर कांग्रेस में जाइए तो कांग्रेस में भी कोई कम वरिष्ठ लोग नहीं है, उनकी अपनी स्टैंडिंग है। कुछ जो पहली बार के हैं, सिंधिया जी का अपना एक कहीं ना कहीं दबाव होगा, वो अपने जो उन्होंने शर्तें रखी थी कि खुद इतना बड़ा एक जो चेहरा होते थे, राहुल गांधी के बाद नंबर 2 होते थे, वो पद छोड़कर वो यहाँ आए, तो उनकी अपनी बेचैनी है। फिर उनके लोगों को लेकर उन्होंने वादे थे, उनकी जो लड़ाई जो थी, सिंधिया को ये बात बार बार उठती है कि जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उस तरह का नहीं मिल रहा है। वो और उनके समर्थक बहुत विचलित हैं। वो अब अपने लोगों के पास जो मंत्री बन गए उन पर जाकर दबाव भी बनाने लगे हैं, बहुत तरह के सवाल भी खड़े करने लगे हैं, और उनका दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। अब वही सिंधिया का भी बहुत दबाव बढ़ गया है। पहले नारा था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, और माफी, रुक जाओ महाराज कुछ देर रुक जाओ महाराज, या इस तरह की कुछ चीजें अभी भी जारी हैं, और महाराज का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और शिवराज जो है महाराज के भरोसे ही शुरू हुआ है। तो अब कैसे लगता है इसमें सामने बैठेगा? देखिए ये भी एक, रिजवान जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 24 उपचुनाव होने हैं। 24 उपचुनाव में जो क्षेत्र हैं उसमें महाराज का अपना रोल था। यदि हम ग्वालियर चंबल संभाग में जाएं तो सबसे बड़ी जो नंबर्स हैं वही है उपचुनावों के, वहां बिना महाराज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस समय पूरा खेल आपको इतना सेफ हो जाना है कि आने वाला जो दौर है, ना तो आपके अपने लोग ब्लैकमेल कर पाए, संगठन के लोग, आपके नंबर से इतना मजबूत रहे कि 10-5 लोग 15 लोग ऐसी स्थिति में भी डावाडोल स्थिति हो। हालांकि बीजेपी में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अब चूंकि जो ऐसा होने लगा है, तो इसको देखते हुए चाहेगी बीजेपी, चाहेंगे शिवराज की हम बहुत नंबर गेम में बहुत मजबूत हों, बहुत पर्याप्त हमारी संख्या हो, ताकि हमें ब्लैकमेलिंग कम हो सके। तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे हम 24 में से अधिकतम सीटें जीतें। कांग्रेस अपने दांव खेल रही है, वहां भी उसने भी कोई कमी छोड़ी नहीं हुई है। बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं उनको कहीं ना कहीं साधा जा रहा है। अब तो नाम भी आने लगे कि कौन कौन कहां से टिकट पा सकता है। ग्वालियर के क्षेत्र के नाम आ गए जो कल तक बीजेपी के टिकटों में दावेदार होते थे या जिन्होंने चुनाव लड़ चुके हैं, उनके नाम आ रहे हैं कि अब वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं संपर्क में, उन्हें अपना पूरा का पूरा भविष्य दिख रहा है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चीज यही है कि शिवराज जी, बीजेपी को, सिंधिया को साथ कर चलना ही होगा। जब तक ये 24 नंबर नहीं होते, भले ही सिंधिया भी अपने कुंठित अभी कहीं ना कहीं हो रहे हो, जैसा उनको चाहिए, जो उनका ओहरा रहा है कांग्रेस में, वैसा ओहरा नहीं हो पा रहा है यहाँ आने के बाद। और होता है, बीजेपी की काम करने की शैली अपनी अलग है, स्टाइल अलग है। तो इन सबके बीच कैसे सामंजस्य दोनों साधते हैं। अब चूंकि उनके पास भी कोई विकल्प फिलहाल है नहीं। आप जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर आए थे, आप नंबर 2 थे वहां, जिस तरीके का आपका एक राहुल गांधी के बाद का जो आपका एक दृश्य होता था कि यूथ्स में आपको अलग एक तवज्जो दी जाती थी, तो वो सब छोड़ा है। तो अब उनकी भी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है। ऐसे में कैसे साधते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
रिजवान जी। बिल्कुल राजगोपाल लोया, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, ये नारा तो चुनाव के दौर में था, लेकिन अब साथ दो महाराज, और मुख्यमंत्री है शिवराज, ये कुछ इस अंदाज में अब चीजें चलेंगी और महाराज भी लगातार दबाव बना रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं और मंत्रिमंडल का गठन उसको लेकर जिस तरह की चीजें आ रही को लेकर सवाल उठने लाजमी है, बेचैनी बढ़ रही है, तारीख पर तारीख जो है जारी है। देखिए रिजवान जी, बार बार एक चर्चा दो चर्चाएं बड़ी विचित्र हो गई। एक चर्चा हो रही है कि अकेले शिवराज जी ने सरकार चलाई। इस पर तो शिवराज जी की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने अकेले सरकार चलाई। महाभारत का दृश्य याद आता है कि जब दुर्योधन और अर्जुन को एक ऑप्शन दिया गया था कि एक तरफ कृष्ण अकेले होंगे और एक तरफ 52 अक्षौणी सेना होगी, तो अर्जुन ने एक कृष्ण को मांगा था, 52 अक्षौणी सेना को नहीं मांगी थी। जिनके पास भारी भरकम मंत्रिमंडल है, 3-3 4-4 पार्टियों के मंत्रिमंडल है, वहां कोरोना स्प्रेड कर गया, काम नहीं कर सके। मजदूर अगर सबसे ज्यादा परेशान कहीं हुआ तो महाराष्ट्र में परेशान हुआ। मध्य प्रदेश में अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से इसका आकलन कर सकते हैं कि देश में सर्वश्रेष्ठ मजदूरों का प्रबंधन मध्य प्रदेश में हुआ है, उनकी चिंता की गई है। दूसरी बात, जो बार बार कह रहे हैं कि वित्त मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री जिस पार्टी में था वो रोज वित्त का रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, परंतु आज मध्य प्रदेश में वो सरकार है जो वित्त का रोना एक बार नहीं रोया। कोरोना संकट जैसे काल में जब राजस्व प्राप्ति बहुत घट चुकी है, तब भी हम बेशुमार पैसा किसानों को, मजदूरों को और गरीब और गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संबल योजना अकेले में हम 1643 करोड़ रुपए एक बार दिया और 1000 करोड़ से अधिक पैसा कल दिया। किसान की बात कर रहे थे फिरोज जी, किसान आपने 59 लाख टन केवल गेहूं खरीदा था पिछले वर्ष, हम कल तक 1 करोड़ 16 लाख टन खरीद चुके हैं। उसमें से 73% का पैसा दे चुके हैं, 82% ट्रांसपोर्ट करके भंडारण कर चुके हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है। कोरोना की जहां तक आप बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री की, आप समझिए कि पूरे देश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है उससे 12% ज्यादा रेट है मध्य प्रदेश का। और आपकी सरकारों के कारण, खासतौर से महाराष्ट्र की सरकार के कारण देश भर का जो कोरोना रिकवरी रेट है वो खराब हो रहा है। तीसरी बात, आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल नैनो है। अरे सबको मालूम है भैया कि 100 कौरव और 5 पांडव लड़े थे, तो विजय 5 पांडवों की हुई थी, क्योंकि हम सुविधा भोगी सरकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री सुविधा भोगी लोग नहीं है, ये कर्मयोगी सरकार है, हम काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 से 22 घंटे तक काम किया है और आज उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्य मध्य प्रदेश में सबकी चिंता कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिलों को प्रभारी मिलेंगे, विभागों को मंत्री मिलेंगे, ये सच है और ये होने वाला है। परंतु आप जो चिंता कर रहे हैं वो आपकी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि 15 महीने आप 28 कैबिनेट मंत्रियों की सरकार बनाए रखे थे, उसने किया कुछ नहीं मध्य प्रदेश के लिए। यदि आपने किया होता तो शुरुआती जो कोरोना ने मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है वो ना पहुंचता। मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में कोरोना की स्प्रेडिंग रेट जो थी वो 8 से 12% थी और आज 1.14% है। हम बहुत बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। मैंने आपसे मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये तो बता दीजिए, सब जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपको बता दिया मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार मेरा विषय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो स्वयं आके कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं, मेरे बताने की उसमें कोई नई आवश्यकता नहीं है कि जैसे ही लॉकडाउन की परिस्थितियों में वो किस तरह से कर सकते हैं, या 31 मई का इंतजार करेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। परंतु कहना मैं ये चाहता हूं कि संख्या बहुत मायने नहीं रखती है, काम करने का तरीका मायने रखता है। जो लोग, क्योंकि तरीके में फर्क अलग दिख रहा है। आप आईफा अवार्ड में व्यस्त थे, हम कोरोना में व्यस्त हैं। आप इंडियन आइडल कराना चाहते थे, महिलाओं के लिए शराब की दुकानें खोलना चाहते थे, हम किसान का गेहूं खरीदना चाहते हैं तो खरीद रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों का जितना गेहूं खरीदा गया है, देश में इतिहास है, देश में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। रिजवान जी,
मुझे फिरोज सिद्दीकी से पूछ लेने दीजिए। जी पूछ लीजिए आप। कुछ कहेंगे आप? हेलो, क्या बोला आपने रिजवान जी, रिपीट कीजिए प्लीज। मैंने कहा आप कुछ कहेंगे? ब्रजगोपाल लोहिया ने बहुत ढेर सारी बातें की, उन्होंने कहा बहुत अनाज खरीदा इस बार, उपार्जन बहुत बहुत अच्छी बात है। ब्रजगोपाल लोहिया जी भी मेरे ही जिले के हैं, इनके उदयपुरा के हाल पूछ लीजिए, ये खुद ही बता देंगे कि क्या हाल है उदयपुरा के। और मैं इनको ये भी बता दूं, और मैं ये भी बता दूं कि 1 महीना 5 दिन लेट आपने तुलाई शुरू की। एसएमएस मात्र 12 किसानों के आते थे। बारदाने आपके जो थे वो मात्र 60%, लक्ष्य के 60% आपके पास बारदाने थे। ये सारे के सारा जो आंकड़ा गेम है, ये आंकड़ा गेम दिख रहा है। 75 लाख टन पिछली साल हमने 15 मार्च से चालू की थी तुलाई, 31 मई तक, और 75 लाख टन खरीदा था, निर्बाध रूप से खरीदा था, कहीं एक शिकायत नहीं थी। हज किलोमीटरों लाइन लगी हुई है किसानों की। 9-10 हजार करोड़ रुपए तो हमारे किसानों के गेहूं के देना, एक एक महीने भुगतान नहीं आ रहा। आप कह रहे थे कि वित्त हम तो है ना पैसे का रोना ही नहीं रोते। अरे घोषणाएं अकेली करनी है तो काय को पैसे का रोना रोएंगे आप? 3,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन के बकाया हो गए, 1,500 करोड़ रुपए उनके एरियर्स के बकाया हो गए, 9% डीए को आपने निरस्त कर दिया। आप कह रहे संबल बिजली के बिल है जो 100 रुपए आते थे वो 2-2 हजार आ रहे हैं। तो ये आपकी जो स्थिति है वो सबको पता है। एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बना पाए आप कोरोना का मध्य प्रदेश में, जो सिर्फ कोरोना के लिए हॉस्पिटल हो। आप बातें कर रहे हैं कि ये आंकड़ा है वो आंकड़ा है, ये सरकार वो कर रही है। आपके मजदूर जो है रेलवे लाइन पे कट के मर गए। आप आज तक ये नहीं बता पाए कि कितने मजदूरों का आपने रजिस्ट्रेशन किया, कौन से मजदूरों को कहां से लाए, किस बस नंबर से लाए। वो ये कह रहे हैं कि आप आइफा कराने में व्यस्त थे, आप महिलाओं को घर में शराब पहुंचाने में व्यस्त थे। बिल्कुल, आप मैं ध्यान लगा रहे थे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। सरकार ने जब शराब ठेकेदारों ने मना कर दिया कि हम आप पुरानी शर्तों पे काम नहीं करेंगे, तो सरकार ने उनके ऊपर जबरदस्ती लगाई। धारा 8 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की कि आप दुकानें क्यों नहीं खोलेंगे। अगर आप शराब के विरोधी हैं तो अगर ठेकेदार नहीं है तैयार तो आपने क्यों उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए? ये इस बात का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जब आपको खाली सिर्फ घोषणाएं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी 20-22 हजार छोड़ गए थे, इस बार भी अभी आप 2-3 महीने की आपकी सरकार है, छोड़ जाइए। और 5 लोग अगर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं तो आवश्यकता ही नहीं है। आपको खुल के बोलना चाहिए कि हम 5 ही लोगों का मंत्रिमंडल रखेंगे, प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, हम है ना वो पैसा बचेगा तो वो हम जनता के कल्याण में लगाएंगे, बोल के देखें। मैं तो कहता हूं शिवराज जी से कि माफ करो शिवराज, अब आपके नेता है महाराज, वो जैसा बताएंगे अब आप वैसा ही करेंगे। और महाराज तो कह ही रहे कि भैया हमने हमारा कमिटमेंट निभाया, हमने हमारा वायदा निभाया, अब आप वायदे में क्यों देर लगा रहे हैं? अब आप अपना वायदा निभाइए, नहीं है तो साफ बोलिए। और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया महाराज ने कि अगर जो आपने वायदा निभाया है वो अक्षरशः जो आपने किया था वो अक्षरशः वायदा निभाना पड़ेगा, अन्यथा कुछ मत निभाइए। वो बीच की कोई बात करने को तैयार है। संजय श्रीवास्तव, विषय तो हमारा मंत्रिमंडल विस्तार था, लेकिन अब जाहिर है वो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है। अब पौराणिक कथा भी सुना रहे हैं, तो क्या पौराणिक आदर्श बनाना है? मंत्रिमंडल चलाया जाना है, सरकार चलाई जानी है। क्या कहेंगे आप? और कह रहे हैं कि हमने तो कभी रोना नहीं रोया वित्त का, लेकिन ये तो रोज रोते थे। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये फैक्ट है। ये चीज है कि अभी बहुत ज्यादा शिवराज या इनकी सरकार की ओर से ऐसी चीजें नहीं आई हैं। और जब कमलनाथ सरकार बनी थी, टेक ओवर किया था कांग्रेस की सरकार ने, तो उन्होंने कई बार इस चीज का जिक्र किया था। और इसमें न केवल कमलनाथ या उनकी सरकार ने जिक्र किया था, बल्कि जो पूर्व वित्त मंत्री थे उन्होंने भी अपना एक जो जयंत मलैया, उन्होंने भी एक बार इस चीज को क्लियर किया था कि हाँ कठिनाइयां हैं, इस तरीके का खजाना खाली है। बहुत उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बाद में वो यूटर्न भी मारा था। तो खजाना तो खाली था, है, और अभी भी हालात अच्छे नहीं है। जो शिवराज सरकार उनकी जिस तरीके से काम कर रही है, वित्तीय उनकी प्रबंधन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। जब विधानसभा के सत्र होंगे चीजें और क्लियर सामने आएंगी। बांटा है, उन्होंने दावे जरूर किए कि 16,000 करोड़ हमने यहां दिया है, इतना यहां दिया है, इतना यहां दिया है। तो चीजें सामने उसमें फैक्ट एंड फिगर्स आगे सामने आएंगे। अगर हम कमलनाथ सरकार की बात करें तो 8-10 हजार करोड़ उन्होंने 15 महीने की अपनी कार्यकाल में कर्ज लिया। अभी इस सरकार को 5% के आसपास का जो टोटल जीडीपी है उस पर कर्ज लेने की ज्यादा अनुमति मिली है। तो अभी इस वक्त जो
प्रदेश के हालात है, जो स्थिति है, और जो खासकर कोरोना जो सामने आपके बहुत बड़े संकट के तौर पे खड़ा हुआ है, और आपको सभी को साधना है, जिस तरीके से इकोनॉमिकली देश में एक संकट पैदा हुआ है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूत तो नहीं है, और पहले तो था ही था, जैसे मैंने कहा कि संकट था। अभी कैसे साध रहे हैं, क्या साध रहे हैं, आने वाले वक्त में आएगा। और हाँ, ये इन्होंने कम बार बार जिक्र किया है कि हमारे पास में कहीं वित्तीय संकट है, कठिनाई है। अब एक और भी बात होती है कि केंद्र में आपकी अपनी मैचिंग वाली सरकार है कि बीजेपी वहां भी है, बीजेपी यहां भी है, तो कई चीजें आपको सुगमता होती। हालांकि लगातार राज्यों के जो हित है या जो राज्यों को उसके जो अंश मिलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, कटौती है। तो संकट बहुत सारे हैं, इकोनॉमिकली हालात अच्छे नहीं है। और अभी तो ये भी चीजें चल रही है कि वेज एंड मीन्स की स्थिति आ चुकी है। यदि हम जाएं वो दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल को याद करें, जब वो बोर्ड्स लग जाते थे, और बोर्ड्स लगे थे बल्कि कि नहीं, या सरकारी चेकों का भुगतान नहीं होगा। अब वैसे हालात अभी ये बार बार खबरें आ रही हैं, और ये ना केवल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है कि वेज एंड मीन्स में सरकार चली है। पिछला जो वेतन है उस समय उनको अतिरिक्त रिजर्व बैंक से जो आपको फंडिंग होती है, जो आपको आपका अधिकार अंश मिलते हैं, उसमें अतिरिक्त लेने के लिए जो आप ओवरड्राफ्ट होते हैं उसमें आप गए, उसके ऊपर जो आपकी लिमिट थी उससे ऊपर निकले, अब फिर आपके पास तनख्वाह बांटने की स्थिति आ रही। तो ये चीजें खुलेंगी। संकट बहुत ज्यादा है, गहरा संकट है, लेकिन इन सब के बीच में सामंजस्य अपने आप में ये देखने और सोच समझने वाली बात होगी। रिजवान जी, संजय, एक चीज है, सवाल मेरा आपसे और है, क्या लग रहा है राज्यसभा चुनाव जाहिर है बहुत जल्द उसको वो भी कराने पड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव तक की हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार की रणनीति में कोई तब्दीली आ सकती है? अब मुझे ऐसा लगता नहीं रिजवान जी कि आप बहुत ज्यादा इसको लिंगर ऑन कर पाएंगे। राज्यसभा की तारीखें आनी अभी शेष है, और अभी जो नंबर गेम है उसमें चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। बीजेपी अभी अपर हैंड में, ऐसा नहीं कि उसके बहुत कठिनाई है। बीजेपी में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस मतलब वहां जो एक उनका संगठन का ढांचा है, या जिस तरीके से उनके यहाँ एक नियंत्रण रहता है, उसमें नियंत्रण की स्थिति में वो रहते हैं। लेकिन हाँ, अब राज्यसभा के चुनाव निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, पहले यह था कि 3 सीटों में 2 कांग्रेस के पास जाने की स्थिति थी, 1 बीजेपी के पास थी, लेकिन जब परिदृश्य बदला तो अब 2 बीजेपी के पास आने की स्थिति हो गई है और 1 कांग्रेस के पास आने की स्थिति बनी हुई है। नंबर गेम में कैसे क्या साधा जाएगा ये देखने, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सूझबूझ के, समझकर, बहुत ही चतुरता के साथ में यदि आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में भी बहुत कठिनाई आएगी। लेकिन अभी आपको कैबिनेट को विस्तार को अब बहुत ज्यादा आप लिंगराने आगे टाल नहीं सकते हैं। रिजवान जी, फिरोज सिद्दीकी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और फिर ब्रजगोपाल लोहिया के पास जाऊंगा। ब्रजगोपाल लोहिया एक सवाल खड़ा कर रहे थे और इसका जवाब आपको देना भी चाहिए, इसलिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा और बड़े पैमाने पर बढ़ा, और अब महाराष्ट्र से और ऐसे बड़े शहरों से दुनिया भर, पूरे देश भर में लोग जा रहे हैं, और जाहिर है इनसे संक्रमण बढ़ने की आशंका बहुत अधिक बढ़ गई है और इनसे संक्रमण बढ़ने भी लगा है। तो कहाँ ये आपकी महाराष्ट्र में आपके भी सहयोग की सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? आप बाकी सरकारों पर तो सवाल खड़े करते हैं, वहाँ आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? लापरवाही नहीं होगी, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने एक चीज सुनी होगी, गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो भारत का गेट है वो है बॉम्बे हमारा, और बॉम्बे जो है, ये बीमारी कहां से आई है? बाहर से, विदेश से आई है। जब महाराष्ट्र सरकार ने लिखा इनको, वहां के जो मिनिस्टर है असलम शेख, जो बंदरगाह मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही लेटर लिखा था कि आप ये जितने वेसल्स आ रहे हैं इनको आप रुकवाइए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का संकट बढ़ेगा। कंजेस्टेड मोस्ट पॉपुलस सिटी है वो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा, जो महाराष्ट्र की खासियत है कि मोर टेस्ट, सबसे ज्यादा अगर स्टेटों में टेस्ट कोई कर रहा है राज्य तो वो है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? नो टेस्ट नो कोरोना। तो टेस्ट कितने हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि हमने इतना ठीक कर दिया, इतना अच्छा है कोरोना, आप एरिया वाइज तो आप ही बता रहे हैं कि जो ग्रीन जोन थे वो ऑरेंज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सागर जो था वो 100% ग्रीन था, वो अब ऑरेंज में है, और अब वो जल्दी से रेड जोन की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो जब टेस्ट आप कम करेंगे तो ये स्थिति आएंगी। बॉम्बे जो है सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है, बॉम्बे से ही जितना कोरोना था वो वहां जब हवाई अड्डे पे उतरे और हवाई अड्डे के थ्रू जब लोग गए तो सबसे ज्यादा कोरोना वहां फैला है। ये स्थिति है, स्पष्ट स्थिति है। और वहां की सरकार ने जो है धीरे धीरे करके परसेंटेज कम कर रहे हैं। वो एक अकेला धारावी जो है वो 10-15 लाख लोगों की बस्ती है, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया है, जो कि स्लम एरिया कहलाता है।
तो महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, महाराष्ट्र तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं सवाल करता हूं मोदी सरकार से कि जीएसटी का जो पैसा है 15,000 करोड़ मध्य प्रदेश का, ये महाराष्ट्र है। मंत्रिमंडल आप मत ले जाइए, अब नए सवाल मत कीजिए, जो नए सवाल मत कीजिए, मेरे पास भी नहीं। क्या चाहेंगे जी रिजवान जी? जी, वो कह रहे हैं कि आपने लापरवाही की, सबको आने दिया। इंदौर कलेक्टर ने भी यही कहा था कि 5,000 से ज़्यादा लोग हवाई मार्गों से इंदौर में प्रवेश कर गए हैं और उसी वजह से इंदौर इतनी बड़े पैमाने पर संक्रमित हुआ है। आप जांच कम करा रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं महाराष्ट्र की तुलना में आप बहुत कम जांच करा रहे हैं, और महाराष्ट्र में जो भी है गेटवे ऑफ इंडिया उसका जिक्र कर रहे हैं। कहेंगे क्या आप इसमें? जिस लेवल पर इंदौर में जांच हुई थी उस लेवल पर मुंबई में जांच नहीं हुई, इसलिए मुंबई में कोरोना स्प्रेड हुआ। एक बात। दूसरी बात, फिरोज जी आप उसमें बिल्कुल सफाई ना दें। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आज ही ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में हम डिसीजन मेकर नहीं है। उन्होंने कह दिया, उसका सत्य को स्वीकार कर लिया कि महाराष्ट्र में स्प्रेड हुआ है, परंतु उसमें हमारा दोष नहीं है। वो उन्होंने दोष शिवसेना और उद्धव ठाकरे पे मढ़ दिया, आपके माननीय नेता ने। दूसरी बात, एक सत्य आपने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, कि आपने 75 लाख टन गेहूं खरीदा था, ये आप स्वीकार करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हम 116 लाख टन खरीद चुके हैं और 31 मई तक की डेट है, और इस परिस्थिति में भी हम काम कर रहे हैं। आपसे 2 गुने के लगभग पहुंचने वाले हैं। तीसरी बात एक हो रही थी कि आप कह रहे थे डीए की बात कर रहे थे। मैं इस पर ब्रजगोपाल भैया, इस पर आपका एक ध्यान दिला देता हूँ। ब्रजगोपाल भैया थोड़ा मैं ध्यान दिला देता हूँ, फिर आप उसके बाद कहिएगा। जी जी। आज पीसी शर्मा, जो उनसे मेरी एक चर्चा हो रही थी, एक इंटरव्यू कर रहा था मैं उनसे, उन्होंने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उनको समय पर बीज मुहैया कराया, उनको अच्छे बीज मुहैया कराए, खाद मुहैया कराई, जिसका प्रमाण है कि सरकार बार बार कह रही है कि इतना अधिक उपार्जन हुआ है। तो आप क्या इनकी तारीफ कर रहे हैं? पीसी शर्मा भी यही कह रहे थे कि उनकी नीतियों के कारण फसल बहुत अधिक हुई है। उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए रिजवान जी, फिरोज भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारे जिले के हैं, वो खुद किसान हैं, कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं उनकी साल में भी हुआ था, हमारे में भी हुआ है। वो किसान का परिश्रम है, उसका श्रेय लेने का हक न भारतीय जनता पार्टी को है, न कांग्रेस को, किसी को नहीं। सीधी बात है, उसने परिश्रम किया। परंतु अब संवेदनशील सरकार है, एक किसान के बेटे की सरकार है, इसलिए उनका पूरा गेहूं हम समर्थन मूल्य पर ले रहे हैं। अब इनकी तो एक उद्योगपति की सरकार थी, मैंने आपसे कहा, वो अपने कामों में व्यस्त थे। परंतु एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस डीए की चर्चा फिरोज जी कर रहे थे, फिरोज जी ये डीए जो है ना आपका, ये जनवरी 2020 से ड्यू है, जो आप मार्च तक दे के नहीं गए थे। जो वित्तीय वर्ष था उस समाप्त हो गया था, आप नहीं दे सके थे। कुछ सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेंगे कि आपने जो वचन पत्र के माध्यम से अनशन घोषणाएं कर दी थी ईमानदारी से, जिन्हें संभव नहीं था पूरा करना, आपने उन्हें कर दी केवल वोट और सत्ता के लालच में, और उस चक्रव्यूह में आप फंस गए और उस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं निकले। और अंत इसका ये हुआ कि कमलनाथ जी उन राजा दिग्विजय सिंह की नजर से देखने लगे जिन्होंने 10 वर्षों में इस मध्य प्रदेश को बिल्कुल बेकार कर दिया था, चाहे वित्तीय का मामला हो। महाराज सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे चुके हैं और चुके हैं वो इन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं वचन पत्र के लिए। अब आपके लिए भी गले की हड्डी बनेगी वो आने वाले वक्त पे। उसी वचन, वही तो एक अपमान है, जिसका घाव कांग्रेस को हुआ कि आपने बड़े शान से कहा कर जाइए सड़क पर, उसका दुष्परिणाम आप देख रहे। तो हम बड़बोलेपन की बात नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम सुविधा भोगी नहीं, कर्मयोगियों की सरकार है, और जब कर्मयोगी की सरकार है तो किसान और मजदूर का उचित मूल्यांकन करना हम लोग जानते हैं, जो हम कर रहे हैं। और इस राज्य में किसान और मजदूर कभी दुखी नहीं होगा, ये आश्वासन मैं सरकार की ओर से मैं दे सकता हूं। ये गांव गरीब मजदूर और किसान की तो सरकार ही है, और उन्हीं के नेता शिवराज जी। ब्रजगोपाल, अब वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। ब्रजगोपाल आप हमारे साथ जुड़े, देखिए आप हमारे साथ जुड़े, श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, सरकार में और बेहतर काम कैसे होगा, इसलिए कम मंत्रियों से कम बेहतर काम हो रहा है, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और
5 पांडवों की तरह उन्होंने भी कृष्ण को मांगा है और उनकी सरकार बेहतर ढंग से चल रही है। विस्तार होगा ये तो ज़रूरी है, उसको बहुत लंबा टाला नहीं जा सकता। ऊहापोह में है शिवराज, हाईकमान से भी अब चर्चा करेंगे, साथियों से चर्चा कर चुके हैं, गवर्नर से मुलाकात हो चुकी है और संघ के दरबार भी वो जा चुके हैं। सिंधिया खेमा लगातार विचलित है, दबाव बना रहा है और विस्तार करना होगा, लेकिन ये कब होगा अभी इसकी तारीख सुनिश्चित नहीं है, लेकिन ये बहुत अधिक दिन तक टाला नहीं जा सकता। राजनीतिक हलकों से यही खबरें आ रही हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।